नमस्कार बंधुओं। घुटने हमारे शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे चलने फिरने से लेकर उठने बैठने और शरीर का पूरा भार उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उम्र, चोट, शारीरिक समस्या आदि के कारण घुटनों की कार्यक्षमता कम होती जाती है और इससे संबंधित कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हीं घुटनों की समस्याओं में से एक है घुटनों में सूजन। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अरविंद जांगड़ जी से कि घुटने में सूजन क्यों आती है, इसका उपचार क्या है। घुटने में सूजन के क्या कारण हैं? तो घुटने में सूजन आने के दो कारण होते हैं। एक तो चोट लगने की वजह से, एक बिना चोट लगने की वजह से। पहले अपन बात कर रहे हैं कि बिना चोट लगे हुए घुटने में सूजन क्यों आती है, कैसे आती है। तो घुटने में सूजन के जो मेनली रीजन होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब घुटने में घसारा। घुटने में घसारे की वजह से मेनली सबसे ज़्यादा कारण जो बिना चोट के है वो घुटने में घसारा ही एक कारण है। ये घुटने में घसारा कई कारणों से होता है, पर मेनली जो देखा जाता है वो 60 साल के ऊपर देखा जाता है। पर आजकल की जो डाइटरी हैबिट है और एक्टिविटी है एंड जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से ये थोड़ा सा जल्दी आने लग गया है। ये 45-50 के अराउंड भी आने लग गया है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में घसारा। घुटनों में घसारे का मतलब अपन सामान्य भाषा में समझें कि जैसे अपने गाड़ी का टायर होता है, वो टायर थोड़ा थोड़ा घस जाता है ना। तो घसने की वजह से वो जो अपने जगह जगह टूट जाता है वो। तो वैसे ही घुटने के अंदर घसारे की वजह से वहाँ वो जगह छोटा छोटा क्रैक हो जाता है, जैसे गाड़ी के टायर के अंदर होता है वैसे घसारा होता है। तो उसके जो मेनली कारण होते हैं वो कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण कि उसको अपन घुटने को मिस यूज करें, मतलब यूज बिना मिस यूज मतलब नॉर्मल जो घुटने का काम होता है चलने फिरने में, उसको अलग गलत तरीके से यूज करें या गलत तरीके से बैठे या उल्टा सीधा बैठे, उस वजह से होता है। दूसरा, अपन एक्सरसाइज नहीं करें। तीसरा, वेट बढ़ जाए या वजन बढ़ जाए। चौथा, अपन डाइटरी हैबिट होती है जिसमें पांचवा कारण अपन बात करें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। घुटने में घिसावट होने का पता कैसे चलता है? तो घुटने में घसारा का जो दर्द होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। वो घुटने घसारा का जो दर्द होता है मेनली आगे की तरफ दर्द होता है। घुटने में आगे की तरफ और अंदर की तरफ पहले स्टार्ट होता है, मोस्टली यही देखा जाता है। दूसरा, जो घुटने में घसारा है उसकी वजह से जो दर्द होता है वो सुबह तो आराम रहेगा, शाम को जैसे आप चलोगे फिरोगे, जितना आप चलोगे उतना ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जैसे आराम करने पे आराम मिलेगा। ये घुटनेपन उससे अपन को पता चल जाएगा भाई घुटनों में घसारा हो रखा है। दूसरा, घुटनों में आवाज़ आएगी, है ना, घुटनों में घसारे में आवाज़ आएगी। तीसरा, अपन बात करें कि जो घुटने में घसारे में की वजह से सूजन आएगी पेशेंट को। जब सुबह उठेंगे तब तो आराम रहेगा सूजन में, और जैसे वो ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे तो घुटने में सूजन बढ़ती जाएगी। तो वो है घुटने में घसारे की वजह से पेन है, बोलेंगे इसको। अपन अब बात करें कि जिसमें घसारा हो गया उसको अपन को पहले तो अपन सिम्टम्स से या अपन को पता चल गया है वो है। दूसरा, अपन का एक्सरे करवा के अपन देख सकते हैं कि घुटनों में बीच में घसारा जो घसारा कितना हो गया है, घुटनों में जो गैप है वो कितना कम हो गया है, तो अपन को घुटने के उससे पता चल जाएगा। तीसरा, अपन एमआरआई करा के भी देख सकते हैं कि उसके अंदर अपने घुटनों में जो कार्टिलेज डैमेज हुई है वो कितनी हुई है, थोड़ी हुई है, सेकंड लेवल पे भी है, थर्ड लेवल पे भी है, फर्स्ट लेवल पे है, कौन से लेवल पे जो कार्टिलेज डैमेज है वो अपन एमआरआई से भी देख सकते हैं। घुटने में घिसावट ना हो इसके लिए क्या उपाय है? तो उपाय में सबसे पहला अपन उपाय आता है वो मेन रीजन है वेट, वजन कम करना। पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट को वजन कम करना। आप 5 से 6 किलो वजन भी कम कर लेते हो तो घुटनों में घसारे की वजह से दर्द है उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो वजन को कम करने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण, सबसे जो उपाय है वो वजन कम करना। अब वजन कम कैसे करें, अपन एक्सरसाइज करके, दूसरा अपन डाइटरी जो हैबिट है उसको फॉलो करके। तो एक्सरसाइज अपने वॉकिंग करें, रनिंग करें, ठीक है, और जो अपने घुटने की एक्सरसाइज करें उससे एक तो। दूसरा, डाइट हैबिट, अपनी जो इंडियंस की डाइटरी हैबिट होती है उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह ये ज़्यादा होते हैं। तो वो खाने से थोड़ा सा वेट अपना जल्दी डिक्रीज होता है। तो अपन को गेहूँ गेहूँ चावल ये कम खाना चाहिए, जंक फूड कम खाना चाहिए,
और जो चीनी वगैरह मीठा वगैरह वो कम खाना चाहिए, जिससे अपन को वेट गेन ज़्यादा होता है। ठीक है। और दूसरा दूसरा उपाय है वो कसरत करना। तो घुटनों के ऊपर जो मांसपेशी होती है उनको कसरत करने से मांसपेशी की ताकत बढ़ती है। ताकत बढ़ने से क्या होता है, घुटनों के ऊपर जॉइंट होता है, जो कार्टिलेज होता है या जॉइंट होता है उसके ऊपर उसकी लोडिंग कम होती है। तो घुटनों पे लोड कम पड़ेगा, तो घुटनों पे लोड कम पड़ेगा तो पेशेंट को दर्द में आराम मिलेगा और सूजन में भी आराम मिलेगा। तो जब से दो जो मेन का जो उपाय है वो वजन कम करना, कसरत करना। तीसरा अपन को जो टेबलेट में अपन बात करें तो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है। ठीक है। वो लेने से भी आपको उसमें आराम मिलेगा। अ, अपन जो कैल्शियम सप्लीमेंट वो डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो डाइट में अपन क्या क्या आता है, केला आता है, मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, दूध या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट आते हैं वो आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ये सब में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है। तो ये सेवन करने से अपनों कैल्शियम का मात्रा बढ़ेगी, तो अपने घुटनों में भी आराम मिलेगा। कई बार ये होता है कि हमने एक्सरसाइज भी कर ली और डाइटरी बिट भी कर रहे हैं, वेट भी किया, फिर भी दर्द कम नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, जो घुटने में होता है वो सारा कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में चला जाता है। जब घुटनों में घसारा होता है वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में चला जाता है, उसके बाद में होता है पेशेंट को दर्द कितना है। यदि पेशेंट को सब कुछ एक्सरसाइज मेडिसिन वगैरह करने के बाद में दर्द रहता है, तो उसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि घुटने की जो परत है उसको चेंज कर दो, तो घुटना रिप्लेसमेंट करा लो। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो घुटने की परत चेंज हो जाती है, तो मूवमेंट घुटनों के ऊपर नहीं होके घुटने की जो परत होती है, ऊपर जो परत होती है, परत के ऊपर मूवमेंट होता है, तो पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अंदर बात करें तो उसमें फिर सबसे अच्छा ये रहता है कि आप उसमें कि परत चेंज करके घुटने बदलवा लो, जिससे उससे पेशेंट को रिलीफ रहता है। और एक पेशेंट को ये डाउट रहता है कि ये घुटने का जो लाइफ कितनी रहती है। तो घुटने की जो परत की जो अपन बदलते हैं उसकी लाइफ अराउंड 15 से 25 साल रहती है। तो वो पेशेंट के वेट और कंपनी और ऑपरेशन कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एवरेज जो लाइफ होती है 15 से 25 साल के बीच में होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस ये होता है, ये दूसरा मेजर कोज होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो पेशेंट को क्या होगा कि जो सूजन है ना सुबह ज़्यादा आएगी। पेशेंट उठेगा तो उसको सूजन ज़्यादा आएगी, फिर टाइम के साथ में जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे उसकी सूजन कम होती जाएगी। और पेशेंट को सुबह उठेगा तो दर्द तेज होगा, जैसे चलेगा फिरेगा तो दर्द कम होता जाएगा। तो अपन को ये पता चल जाएगा इसको रूमेटॉइड की वजह से पेन है। कैसे पता लगा सकते हैं कि मरीज को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं? अपन इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के, मैं रूमेटॉइड फैक्टर की जांच करवा के, जो एएनए की जांच करवा के, या ठीक है इनकी जांच एनटीसीसीपी की जांच करवा के ये अपन पता लगा सकते हैं कि अपने को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। ठीक है। कई बार ये होता है कि पेशेंट कुछ सिम्टम्स होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, पर उसको रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। तो पेशेंट को ये भी देखा गया है कि 10 से 15% पेशेंट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स हो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की होते हैं, पर रिपोर्ट नेगेटिव होती है। तो ये पॉसिबल है, ऐसे ये टेंशन वाली बात नहीं है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबल होता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो फिर भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें, इसका उपाय अपन बात करते हैं। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उसकी पेशेंट की एक्टिविटी करें, चले फिरे, रोज़ वॉकिंग करें। दूसरा एक्सरसाइज करें। तीसरा इसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन है डीएमआरडी, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग एजेंट होते हैं, वो आपको लेने हैं। वो आपको रेगुलर इसका जो भी है, तो आप इधर उधर मत जाएं, जो भी इसके ऑर्थोपेडिक या जो भी इनके जो डॉक्टर होते हैं रूमेटॉइड के, उनको आप कंसल्ट करें, उनकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन वो चालू रखें। वो मेडिसिन आप लेने से आपको गठिया की बीमारी धीरे 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 कम होती जाएगी। आपको मेडिसिन चलती रहेगी, आपको घुटना भी डैमेज नहीं होगा, पेशेंट को दर्द भी कम होगा, आगे कोई सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो दवाइयाँ हैं वो आप चालू रखिए, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। गाउटी अर्थराइटिस किसे कहते हैं? गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, पेशेंट को जो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या है, पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ने से जो जॉइंट होता है, जॉइंट में झिल्ली में सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से उसके अंदर पेशेंट को दर्द होने लग जाता है। तो अपन सूजन की बात करें तो तीसरा कारण हो गया घुटनों में सूजन का, गाउटी आर्थराइटिस बोले तो सिर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ठीक है। अब यूरिक एसिड का किस किस में बढ़ता है,
तो मेनली ये जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में, दूसरा जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, इन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो झिल्ली उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से पेशेंट को दर्द होने लग जाता है। अपन को इस पता कैसे चलेगा उसको गाउटी आर्थराइटिस है, तो अपन को इसको ब्लड का जब सीरम यूरिक एसिड का लेवल कराएंगे तो उससे अपन को पता चल जाएगा। दूसरा कई बार ये भी देखा जाता है कि गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल भी आ सकता है, पर ये कई बार इसलिए आता है कि पेशेंट को जब कई बार यूरिक एसिड लेवल अप होता है फिर एकदम से फॉल होता है। जब अप होके फॉल होता है तो उस टाइम पे ये पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को, तो जब फॉल होता है तो अपन जब जांच करवाते हैं तो यूरिक एसिड नॉर्मल भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि यूरिक एसिड नॉर्मल भी रहे, उसको आप बाद में 2-3 महीने वापस रिपीट कराएं तो उससे कंफर्म हो जाएगा। आपने सभी जांचें करा ली, सभी इन्वेस्टिगेशन करा लें, फिर भी सब नेगेटिव आते हैं, तो कई बार सबसे अच्छा सब छोटी-छोटी अपन को चीज़ें पता चले उसके लिए आप घुटने की एमआरआई करा सकते हैं। उसके अंदर जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होंगी सब कुछ उसमें दिखेगा, तो आप आराम से उसका पता डायग्नोसिस कर सकते हैं कि घुटने की एमआरआई करा के कि वो सूजन क्यों आ रही है। ठीक है? तो ये हो गई इडियोपैथिक। चौथा कारण होता है इडियोपैथिक साइनोवियल हाइपरप्लाजिया। तो चौथा जो इडियोपैथिक साइनोवियल हाइपरप्लाजिया होता है, तो उसमें क्या होता है पेशेंट को घुटनों में सूजन आती है। जैसे-जैसे वो चलता है घुटनों में सूजन बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि बिना किसी वजह से अपने घुटनों की कवरिंग होती है, उसकी जो कवरिंग है वो मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से वहाँ से थोड़ा-थोड़ा पानी का रिसाव होके वो पानी इकट्ठा हो जाता है। खून का पानी बोले अपन अपनी भाषा में। तो उसकी वजह से वो ये पेन भी होता है, सूजन भी आती है। इसको इडियोपैथिक अपन साइनोवियल हाइपरप्लाजिया बोलते हैं। तो ये एक चौथा कारण हो सकता है। इसके अंदर पेशेंट को अगर अपन पहले तो जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो रूमेटॉइड, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ये सब रूल आउट करते हैं। उसके बाद में अपन कई बार नहीं होता कुछ सब कुछ नेगेटिव आता है तो उसको अपन इडियोपैथिक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो उसके अंदर मेडिसिन एक्सरसाइज करनी होती है, और कई बार इसके अंदर यदि रिलीव नहीं होता है मेडिसिन से तो जो जो झिल्ली जो सूज गई है उसको आर्थ्रोस्कोपी से ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। ये जो मेनली जो कारण हो गए वो बिना चोट के घुटने में सूजन के। अब एक बात करते हैं घुटने में सूजन आई है वो चोट लगने की वजह से। दूसरा अपन बात करें घुटने में सूजन किस वजह से, चोट लगने की वजह से। तो चोट में 2 तरह की चोट होती है, एक तो मेजर ट्रॉमा हो गया, एक रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। तो मेजर ट्रॉमा तो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अपन गेम खेल रहे हैं उसमें ट्विस्टिंग इंजरी हो गई, कोई अपन कहीं चलते चलते पाँव खड्डे में चला गया उसकी वजह से, या वन लेग पे लैंडिंग हो जाए उस वजह से पाँव के अंदर वो चोट होती है, वो सब मेजर ट्रॉमा में बोल रहे हैं। और रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि पेशेंट को छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा होता है जिस वजह से क्या होता है थोड़ा थोड़ा उसमें घुटने में डैमेज होता है, वो धीरे धीरे एक घुटने में पेन का कारण बन जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो घुटने में मेजर ट्रॉमा हुआ तो उसमें क्या है कि एक तो फ्रैक्चर हो जाता है, दूसरा अपन को घुटने में फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से सूजन आ जाएगा, या फिर घुटने में लिगामेंट इंजरी हो जाएगी। घुटने में कितने तरह के लिगामेंट होते हैं? घुटने में जो गिरते ही सूजन आने लग जाती है तो घुटने में 4 तरह के लिगामेंट होते हैं, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल। तो 4 तरह के लिगामेंट होते हैं। मोस्टली जो लिगामेंट इंजरी होती है वो एसीएल की इंजरी होती है। और तो जैसे पेशेंट गिरेगा चोट लगेगी तो उसको सूजन आएगी, तो वो मोस्टली लिगामेंट इंजरी होती है। तो उसमें पेशेंट को पहले तो अपन कुछ रेस्ट और क्रेप और आइस का कंप्रेशन देते हैं, कुछ सपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद में 15 से 20 दिन बाद में जब सूजन कम हो जाती है उसके बाद में एमआरआई कराते हैं। उसके हिसाब से फिर एमआरआई के हिसाब से अपन आगे उसका प्रोसीड करते हैं। तो अपन को लिगामेंट इंजरी पता चला कि एसीएल इंजरी है, तो उसके अंदर फिर अपन को 15 से 20 दिन के लिए उसको अपन कोई भी लॉन्ग नी ब्रेस देके या प्लास्टर का सपोर्ट लगा के उसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद में उसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं। उसके बाद में पेशेंट को यदि लचक रहती है एसीएल की वजह से तो उसको अपन सर्जरी करके उसका ऑपरेशन करते हैं। अब एसीएल में भी 2 तरह की इंजरी होती है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट, जो पहले बता चुका हूँ मैं कि पार्शियल में पेशेंट को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को एक्सरसाइज के थ्रू वो रिकवर हो जाता है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब कंप्लीट एसीएल का टियर होता है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो उसका जितना जैसे अपन पेशेंट को जितना लेट ऑपरेशन कराते हैं वो माइक्रो ट्रॉमा होता रहता है, तो जिससे रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं मिलते, इस वजह से जितना देना चाहें उतने अच्छे नहीं मिलते। इसलिए जैसे एसीएल इंजरी हो जाती है तो आपको 1-2 महीने में, कोई अर्जेंट सर्जरी नहीं होती, 1-2 महीने में जब भी आपको टाइम कंसल्ट लगे तो उस टाइम पे आपको
वो ACL की सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी से करा सकते हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि चोट लगने से मेनिस्कस की इंजरी हो जाती है। मेनिस्कस क्या होता है, गद्दी होती है घुटने में, वो गद्दी का टियर हो जाता है। गद्दी क्या होता है, एक शॉक अब्जॉर्बर, जैसे अपने शॉकर आते हैं ना गाड़ी में, वैसे शॉक अब्जॉर्बर की तरह गद्दी होती है, उसकी भी टियर इंजरी हो जाती है। उस वजह से भी घुटने में सूजन आने लग जाती है। जो मेनिस्कस की इंजरी होती है वो कई तरह अपन इसकी उसमें पेन घुटने में क्या अंदर की साइड में या बाहर की तरफ पेन होता है तो पता चल जाता है। दूसरा अपन को पता चलेगा, पेशेंट उकड़ू बैठेगा तो उसको पेन होगा, तो उसके अपन को ये आइडिया आ जाता है कि पेशेंट को मेनिस्कस की वजह से या गद्दी की वजह से पेन है। तो उसमें अपन को सबसे पहले पेशेंट की जो MRI करानी चाहिए। MRI कराने से अपन को ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो गद्दी है वो फटी हुई है, कितनी फटी हुई है, ठीक है, कि ग्रेड 1 फटी हुई है, ग्रेड 2 फटी हुई है, ग्रेड 3 फटी हुई है, ग्रेड 4 फटी हुई है, ग्रेड 3 फटी हुई है, ओनली ग्रेड 3 तक होता है, तो ग्रेड 3 फटी हुई है। तो मोस्टली जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर अपन एक्सरसाइज और जो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, उससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट को आर्थ्रोस्कोपी से ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे मेनिस्कस के बाद में, मेनिस्कस रिपेयर के बाद में आर्थ्रोस्कोपी में अराउंड 1 से 2 मंथ के लिए रेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में पेशेंट आराम से अपना घूम सकता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।